हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग फसल विज्ञान में धान का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि हमारे जो भी भाई बंद हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो उसकी सूचना आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो खैर, अपने लेक्चर पर बात करते हैं। हम सभी लोगों ने विभिन्न प्रकार की किस्मों से संबंधित जानकारियाँ हासिल कर ली थी। किस किस इलाके में कौन कौन सी किस्म उगाई थी, इसके बारे में भी जानकारी कर ली थी। थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास हमारी जो थी, लोहा सांद्रता के प्रति प्रतिरोधी कौन सी किस्म है आपकी, तो फाल्गुना किस्म है। और अधिक जल के लिए उपयुक्त जल मग्न किस्म, मतलब तात्पर्य यह है कि जहाँ जिन इलाकों में अधिक सिंचाई होती है या फिर अधिक वर्षा होती है, तो उन इलाकों के लिए कौन सी एक किस्म उपयुक्त रहती है, जलमग्न किस्म आपकी उपयुक्त रहती है। प्रथम संकर बासमती किस्म, प्रथम कौन सी एक ऐसी संकर किस्म है बासमती की, तो PRS 10 वैश्विक स्तर की बात करी जा रही है, PRS 10। तो ब्लास्ट रोधी किस्म कौन सी, ब्लास्ट रोधी तात्पर्य क्या है, सॉरी दोस्तों थोड़ा इरेज हो गया। ब्लास्ट रोधी किस्म का तात्पर्य यह है कि ब्लास्ट नामक जो रोग होता है उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी आपकी है, तो साबरमती किस्म है। तो यहाँ तक कि हम सभी लोगों ने जो हमारा लेक्चर था पिछला उसमें कवर कर लिया था। आज हम सभी लोग उसके आगे बढ़ते हैं। धान की कुछ संकर किस्मों पर चर्चा कर लेते हैं। तो संकर किस्में, इनकी पैदावार जो होती है आम फसलों के लिए 2 टन अधिक होती है। इसकी जो पैदावार होती है आम फसलों से करीब 2 टन अधिक होती है। जो आपकी आम फसल का उपज होगी जितनी होगी उससे 2 टन अधिक आपकी जो संकर किस्में होंगी वह अपनी उपज प्रदान करेंगी। तो कितनी अधिक होती है, तो 2 टन। अधिक होगी जो साधारण किस्में हैं उनकी अपेक्षा। संकर किस्में 2 टन अधिक उपज प्रदान करेंगी। तमिलनाडु से संबंधित MGI-1, तो MGI-1 किस्म जो आपकी है, MGI-1 इस किस्म का संबंध तमिलनाडु से है। आंध्र प्रदेश से अगर हम बात करें, DRH-1 हो गया आपका, APRH-4 हो गया तथा 2 हो गई। 4 का तात्पर्य क्या है, जैसे DRH-1 हो गया आपका, RH-1, APRH-4। अगली किस्म आपकी हो गई APRH-2। इसका मतलब ये है दोस्तों, अलग अलग ये हैं 2 किस्में। तो APRH-4 हो गई आपकी और 2 भी हो गई आपकी। तो ये किससे संबंधित हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। इनका संबंध आंध्र प्रदेश से। अच्छा, आंध्र प्रदेश से कैसे पहचानेंगे, AP दोस्तों आरंभ में इसके लिखा हुआ है, ठीक है। तो AP का तात्पर्य यही है कि यह आंध्र प्रदेश की स्थानीय किस्म है। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो CNHR3 या पश्चिम बंगाल की एक संकर किस्म है। कैसी किस्म है, तो संकर किस्म है। कर्नाटक की, कैसे आपका कर्नाटक हो गया RH-1, तो वही है कि कर्नाटक की अगर हम बात करें, जिस प्रकार पिछला हमने बात करी पिछली किस्म पर, इसका भी मतलब ऐसा ही है। कर्नाटक KRH-1, ये हो गया आपका KRH-4। कर्नाटक की ये किस्में हो गई दोस्तों। ICAR के द्वारा संकर धान की किस्मों को विकसित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई, तो माइको कंपनी की दी गई थी। तो ICAR जो आपकी संस्था है, कृषि से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो संकर धान की किस्मों को विकसित करने की जिम्मेदारी की अगर हम बात करते हैं तो माइको कंपनी को दी गई थी। इस कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि यह संकर जो धान की किस्में हैं उनका उचित रूप से विकास करे। अब ओराइजा सटाइवा के प्रकारों की हम बात करते हैं। तो ओराइजा सटाइवा के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों। इंडिका हो गया आपका, जैपोनिका हो गया, एक हो गया जवानिका हो गया, ठीक है। इंडिका, जैपोनिका और जैवानिका, इसके 3 प्रकार हैं।
तो इसको सभी लोग इधर समझते हैं। और ओराइजा सटाइवा के अगर हम प्रकारों की बात करते हैं तो यह हो गया आपका इंडिका, ये हो गया आपका जैपोनिका, ये हो गया आपका जवानिका। अब सभी लोग बारी बारी जो भी इससे महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके एग्जाम के लिहाज से उस पर बात करते हैं। तो पहले हम सभी लोग इंडिका को समझते हैं। इंडिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर हम सभी लोग बात करते हैं। इंडिका जो है ओराइजा सटाइवा के प्रकारों में एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय किस्म है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पौधा है, ये भारत में ही उगाया जाता है। खाद व उर्वरक के प्रति दोस्तों यह होता है असक्रिय होता है, यह सक्रियता नहीं दिखाता है। खाद व उर्वरक के प्रति क्या करता है, यह अपेक्षाकृत सक्रियता नहीं दिखाता है, तो ये असक्रिय हो गया आपका। तो नोट कर लेते हैं इसको ताकि आप सभी लोग पीडीएफ में भी पढ़ सकें। अच्छा, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी दोस्तों, तो आपको टेलीग्राम लिंक पर मिलेगी। हमारे चैनल पर आप जाएंगे जब तो जो डिस्क्रिप्शन लिख दी हुई है, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है चैनल के बारे में, वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक है, आप सभी लोग उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो इंडिका के बारे में बात करते हैं। यह कैसा पौधा है, तो उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय। इंडिका एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है। भारत में ही उगाया जाता है, भारत में उगाया जाता है। और बात करते हैं खाद और उर्वरक के प्रति, यह जो होता है असक्रिय होता है। किसके प्रति, खाद व उर्वरक के प्रति असक्रिय। ये हो गया आपका इंडिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करते हैं जैपोनिका की। तो जैपोनिका की खेती की अगर हम बात करें तो जापान में खेती होती है इसकी। जो आपकी जैपोनिका किस्म है इसकी खेती जापान में होती है। उपोष्णकटिबंधीय चावल भाई इसका प्रकार उपोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। उष्ण व गर्म तथा ठंडे क्षेत्रों में इसकी खेती करी जाती है। जो उष्ण इलाके हैं, गर्म इलाके हैं तथा ठंडे क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसकी खेती करी जाती है, वहाँ पर इसको उगाया जाता है। और अपेक्षाकृत सबसे अधिक उत्पादकता भी इसकी होती है। तो अगला हमारा कौन सा है प्रकार, जैपोनिका हो गया आपका। तो बी हमारा हो गया जैपोनिका। जैसे आपका हो गया जैपोनिका मित्रों, और जा से आपका हो गया जापान। तो जापान में इसकी खेती होती है। किस प्रकार का है, तो उपोष्णकटिबंधीय चावल है, उपोष्णकटिबंधीय चावल। यह हो गया आपका उपोष्णकटिबंधीय चावल। उपोष्णकटिबंधीय चावल का तात्पर्य यह है कि यह उष्ण एवं गर्म तथा ठंडे क्षेत्रों में आराम से इसको उगाया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया दोस्तों, उष्ण एवं गर्म तथा ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है। उष्ण एवं गर्म तथा ठंडे क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। और इसकी उत्पादकता की बात करते हैं तो अपेक्षाकृत अधिक होती है। उत्पादकता सर्वाधिक। तो ये आपको जैपोनिका से संबंधित बातें हो गई। अच्छा, पहले तीनों को देख लेते हैं। अलग मैंने क्या करा, पहले समझा दे रहा हूँ, फिर लिखाए नोट भी कराए दे रहा हूँ आपको, फिर बाद में भी हम तीनों को एक साथ समझ लेंगे। अब हमारा जैवोनिका। तो जैवोनिका दोस्तों कहाँ उगाया जाता है, तो जैवोनिका आपका इंडोनेशिया में उगाया जाता है। यह जंगली चावल है। यह एक प्रकार का किस प्रकार का है, यह जंगली चावल है तथा इसको बाल धान के नाम से भी जानते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग क्या है,
अगली हमारी हेडिंग है दोस्तों जैवोनिका, जवानिका। तो इससे महत्वपूर्ण बातें कौन कौन किसके अंतर्गत हैं? यह इंडोनेशिया में उगाया जाता है। इंडोनेशिया में उगाया जाता है। जंगली चावल भी कहते हैं। जंगली चावल, और इसको बालधान के नाम से भी जानते हैं तथा बालुधान के नाम से भी जानते हैं। बालुधान के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गए आपके ओराइजा सटाइवा के प्रकार एवं इनसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हो गई। अब हमारा अगला बिंदु खेती के प्रकार, जो आपका अपलैंड राइस कल्टीवेशन है और लोलैंड राइस कल्टीवेशन है। अच्छा, एक बार फिर से दोस्तों तीनों को एक साथ समझ लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओराइजा सटाइवा के प्रकार, आपका ए हो गया इंडिका, बी हो गया जैपोनिका और जवानिका। तो इंडिका की अगर हम बात करते हैं, यह उष्णकटिबंधीय है, भारत में इसको उगाया जाता है। खाद्य व उर्वरक के प्रति असक्रिय है। मान लेते हैं कि तीनों किस्मों को दे दिया गया और पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा है खाद्य व उर्वरक के प्रति असक्रिय, तो आप अच्छे से पहचान पाएंगे। और जैपोनिका की बात करें तो जैपोनिका का जैसे आप जापान भी याद रखें, जापान में इसकी खेती करी जाती है। उपोष्णकटिबंधीय चावल है। किस प्रकार का? तो उपोष्णकटिबंधीय है। और आपका जो इंडिका है वह उष्णकटिबंधीय है। और जो जैवोनिका है दोस्तों, यानी प्रकार का जंगली या बालधान कह सकते हैं उसको हम। उस उपोष्णकटिबंधीय चावल का तात्पर्य क्या है? उष्ण एवं गर्म तथा ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है। कहाँ पर? तो उष्ण हो गया आपका या फिर गर्म हो गया, ये ठंडे क्षेत्र को आसानी से इसको उगाया जा सकता है। और उत्पादकता भी जो आपके तीनों ओराइजा सटाइवा के प्रकार हैं, इसमें से जैपोनिका की जो उत्पादकता है वह अपेक्षाकृत इन तीनों से अधिक है। जैवोनिका की बात करें तो यह इंडोनेशिया में उगाया जाता है। जंगली चावल तथा बाल धान के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो खेती का प्रकार है। अपलैंड आपका राइस कल्टीवेशन हो गया, तो खेती के प्रकार इसके दो हो गए दोस्तों, ऐसे लिख लेते हैं। एक हो गया आपका अपलैंड, इधर हो गया लोलैंड। तो अपलैंड राइस कल्टीवेशन में क्या होता है? फसल जो होती है दोस्तों मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। फसल किस पर निर्भर होती है? तो वर्षा पर निर्भर होती है। बुआई जो होती है मानसून के प्रारंभ में करी जाती है। छिड़काव विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अपलैंड कल्टीवेशन में क्या करते हैं? छिड़काव विधि का प्रयोग करते हैं। छिड़काव विधि का प्रयोग करते हैं इसमें। बुआई अगर करी जाती है तो मानसून के प्रारंभ में करी जाती है, वर्षा पर निर्भर होती है। अच्छा, जब जहाँ जिन इलाकों में वर्षा अधिक होती है, पानी पहले से ही भरा रहता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों? छिड़काव विधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि उचित रहता है। लोलैंड राइस कल्टीवेशन में रोपाई माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जो निचले इलाके हैं अपेक्षाकृत लोलैंड हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? रोपाई माध्यम का प्रयोग करते हैं। क्या किया? जैसे पहले मान लेते हैं कोई नर्सरी तैयार कर लिया अलग, फिर जो खेत हुआ उसमें अच्छे से सिंचाई कर ली, पानी भर दिया उसमें, फिर उसमें क्या करा बाद में अपना जो हमारी नर्सरी तैयार करी गई थी उससे पौधे निकाल करके आराम से फार्म पर लगा दिए गए। अब हम बात करते हैं कोई डपोग विधि। आपने डपोग विधि सुना भी होगा, काफ़ी फेमस विधि भी है, इससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो डपोग विधि है क्या? यह जापान में अपनाई जाती है, लेकिन फिलीपींस में भी इसका प्रचलन है। अगर हम बात करते हैं डपोग विधि जापान में भी अधिक प्रचलित है और फिलीपींस में भी अधिक प्रचलित है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में आपका स्थित है। फिलीपींस का में यह प्रश्न कई बार आया हुआ भी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। अगर हम बात करते हैं धान की खेती के लिए जो
कौन सी दोस्तों? तो मसानोबू तकनीक है वह कहाँ पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है। तो डपोक विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको हम सभी लोग नोट कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से रिवीजन कर सकें इसको। तो जापान में अपनाई जाती है, जापान अपनाई जाती है, किंतु फिलीपींस में अधिक प्रचलित है। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है फिलीपींस में ही। और एक मसानोबू तकनीक है, मसानोबू तकनीक है, यह धान की खेती से ही संबंधित है, किंतु कहाँ? तो जापान में। तो मेरे ख्याल से इतना डपोक से संबंधित तथ्य आपके लिए पर्याप्त हैं। जापान में अपनाई जाती है, किंतु फिलीपींस में भी अधिक प्रचलित है। ठीक है, आपको इलाके दे दिए गए कि कहाँ कहाँ पर इसकी खेती करी जाती है। जापान भी ऑप्शन में है, फिलीपींस भी है, ए व बी दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका ए बी दोनों सही हो जाएगा, या दोनों में से कोई आपका एक ऑप्शन दे सकता है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका हो गया फिलीपींस। मसानोबू तकनीक, अच्छा यह भी दिया जा सकता है कि मसानोबू तकनीक का संबंध किस फसल की खेती से है, या किस प्रकार की तकनीक है, ये किसका संबंध तो यह है, या किस इलाके से संबंधित है? तो जापान से संबंधित है। इसका संबंध धान की खेती से ही है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं, मसानोबू तकनीक। हालांकि यहाँ पर चर्चा धान की ही हो रही है, कि नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया धान की खेती से संबंधित है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मिट्टी की बात करें तो धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चिकनी हो गई, मटियार हो गई, या फिर मटियार दोमट हो गई, दोमट से लेकर के भारी दोमट हो गई। अच्छा, इसमें जो पानी ग्रहण करने की क्षमता होती है मित्रों, अधिक होती है। मिट्टी के पीएच मान की अगर हम बात करते हैं तो 4 से लेकर के 6.5 आपका उपयुक्त पीएच मान हो जाएगा। धान की खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच मान उपयुक्त हो जाएगा, तो नोट करते हैं इसको भी। मिट्टी इसके लिए कौन सी उपयुक्त है? चिकनी मटियार हो गई आपकी, चिकनी मटियार, मटियार दोमट। अच्छा दोस्तों, हो सकता है धान का टॉपिक आपको लंबा लग रहा हो, मतलब पहली बात तो हमारा थोड़ा लेक्चर का टाइम ही कम है। दूसरी बात ये है कि अगर हम क्या करें, अगर एक लेक्चर या 2 ही लेक्चर में अगर उसको निपटाना चाहें तो निपटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर क्या होगा, फिर कंटेंट आपका छोटा हो जाएगा। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मटेरियल आपका छूट जाए, वरना मेरे को क्या, मैं थोड़ा और जैसे टाइप के प्रकार बता दूँ, कौन सी मिट्टी है नॉर्मल वो बता दूँ, टेम्परेचर बता दूँ आपको, और नॉर्मल जो भी उर्वरक हैं। पर मैं चाहता हूँ एग्रीकल्चर का मटेरियल थोड़ा कम अवेलेबल रहता है, तो वही है, जहाँ से भी जो चीज़ें मिल रही हैं उन सबको कलेक्ट करके बाद कलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी जो मेरी तैयारी, मैं भी आपको अपना भी इनपुट दे रहा हूँ आपको। तो वही है दोस्तों, आप सभी लोग बोर मत होइए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। भले ही थोड़ा अभी आपके पास पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए, तो आप लोग अपनी तैयारी भी करते रहिए। चिकनी मटियार हो गई, मटियार दोमट मिट्टी हो गई, दोमट से भारी दोमट भी हो गई, दोमट से भारी दोमट हो गई। बाकी आप लोगों को जो समझ में ना आए आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको बता दूंगा। जैसे कि हमारे कुछ मित्रों को कन्फ्यूज़न होता है तो मैं कमेंट जब देखता हूँ तो उसका रिप्लाई भी करता हूँ। दोमट से भारी दोमट, अच्छा इन सब की कौन सी खास बात है? तो खास बात यह है कि पानी ग्रहण करने की क्षमता जो होती है अधिक होती है, पानी ग्रहण
करने की क्षमता अधिक। तो धान के लिए चिकनी मटियार या फिर मटियार दोमट मिट्टी, हालांकि ये आप ज़्यादा याद रखिए, मटियार दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। बाकी आप सभी लोग अपनी जानकारी के लिए पढ़ते रहिए तीनों चीज़ें जो भी नोट कराई हमने। तो पानी ग्रहण करने की क्षमता भी इनकी अच्छी खासी होती है। अच्छा, पीएच मान इसका नोट कर लीजिए। पीएच मान क्या होगा, जैसे कि क्या करें, थोड़ा मेरा बजट भी कम है दोस्तों, और टीचर्स की हमारे पास इतनी उपलब्धता है नहीं। तो आप ये क्या करें, जैसे आप एक डायरी जो आप अपना जहाँ पढ़ रहे होंगे तो जाहिर सी बात आप कहीं ना कहीं नोट्स बना ही रहे होंगे। तो जैसे मेरे चैनल पर जो भी वीडियो आई आपने पढ़ी, आपकी आवश्यकता अनुसार जो भी चीज़ें आपको लगी वो आप अपना नोट कर लें कहीं भी जहाँ पढ़ रहे हों। बाकी आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स तो बना ही रहे होंगे, तो वहाँ पे जो भी इसमें ज़रूरत की चीज़ें आपको लगें वो अपना नोट करते रहिए। बाकी मैं PDF तो खैर दे ही दूँगा, लेकिन अगर अपने आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पीएच मान इसका क्या है, 4 से लेकर के 6.5 तक धान की खेती के लिए पीएच मान उपयुक्त रहेगा जो मिट्टी का होगा। अब नर्सरी की विधियाँ हम समझ लेते हैं। नर्सरी को जो विधियाँ कौन कौन सी किस प्रकार उपयुक्त रहेंगी। तो 1 हेक्टेयर में रोपाई कितना एरिया, 1 हेक्टेयर का एरिया हम सभी लोग चूज करेंगे, तो उसी के लिहाज से देखेंगे। 1 हेक्टेयर का तात्पर्य क्या है, मान लेते हैं हमें 1 हेक्टेयर का हमारा कोई फार्म है और उसमें हमको बुआई करनी है, तो उसी के लिए कितनी नर्सरी तैयार करनी जाएगी। तो महीन धान के लिए 30 किलोग्राम, मध्यम धान के लिए 40 किलोग्राम, मोटा धान के लिए 50 किलोग्राम। 1 हेक्टेयर में रोपाई है तो आपको कितने धान की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं कि हमारा 1 हेक्टेयर का फार्म है, ये हमारा 1 हेक्टेयर का फार्म है, ठीक है, और इसमें हमको क्या करना है, रोपाई करना है। 1 हेक्टेयर का ये हमारा फार्म है और इसमें हमको रोपाई करना है। तो इसके लिए जो हम नर्सरी तैयार करेंगे उसके लिए महीन धान 30 किलोग्राम आपका चाहिए, मध्यम धान आपका 40 किलोग्राम चाहिए, मोटा धान 50 किलोग्राम। तो ये हो गए आपके 1 हेक्टेयर नर्सरी से 15 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल कवर। जो उर्वरक होगा, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर नर्सरी से 15 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 हेक्टेयर की नर्सरी अगर आप तैयार कर रहे हैं, ये वाली मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर की हमने नर्सरी तैयार करी, ठीक है, उसमें महीन धान 30 किलोग्राम होगा आपका, मध्यम 40 किलोग्राम, मोटा धान आपका 50 किलोग्राम। तो इसके लिए 15 हेक्टेयर, जो आपका 15 हेक्टेयर का जो फार्म होगा, मान लेते हैं कि 15 हेक्टेयर का हमारा फार्म है, तो ये 15 हेक्टेयर का फार्म जो है लगभग क्षेत्रफल जो है आपका कवर हो जाएगा। उर्वरक की बात करते हैं, जो नाइट्रोजन है आपका 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम सभी लोग इस्तेमाल करेंगे इसको तो नर्सरी बनाने में। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हमारा जो विभिन्न रूपों से बचाव, रूपों नहीं दोस्तों, विभिन्न रोगों से बचाव होगा। फिर अभी भी कुछ विधियां बची हुई हैं, सारा ही सिस्टम आपका बचा हुआ है पढ़ाने को लेकर के। और अभी उर्वरक आपके महत्वपूर्ण है, कितने पूछे हैं, कुछ चीज़ें बची हैं, पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल वगैरह भी बचा हुआ है आपका इसका। तो उसका कंटेंट थोड़ा रेडी हो रहा है दोस्तों। जब कंटेंट रेडी हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, विभिन्न रोगों से बचाव हेतु। ये आपका रोग हो जाएगा, विभिन्न रोगों से बचाव हेतु। खैरा रोग 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया के साथ या फिर 2.5 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर की दर से बुझे हुए चूने के साथ 1000 लीटर पानी के साथ छिड़काव कर देना चाहिए प्रति हेक्टेयर। जो खैरा रोग है दोस्तों, कौन सा, तो आपका हो गया खैरा रोग। तो खैरा रोग अगर आपके धान के फसल में लगता है तो उसके बचाव के लिए क्या करेंगे, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेंगे, कितना, 5 kg जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 20 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम यूरिया ले ली हमने। इसको 1000 लीटर पानी, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला करके 1000 लीटर पानी के साथ, 1000 लीटर पानी के साथ छिड़का दिया।
प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है। तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट ली हमने, उसको 20 किलोग्राम यूरिया में साथ मिलाया, ठीक है, और 1000 लीटर पानी में उसका घोल तैयार करके प्रति हेक्टेयर की दर से हम सभी लोगों ने छिड़काव कर दिया। तो अब खैरा रोग से आपका बचत हो जाएगी, ठीक है। और या फिर क्या करें, 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुझे हुए चूने को ले लें और उसको 1000 लीटर पानी के साथ छिड़का करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें 20 किलोग्राम यूरिया के साथ। या फिर क्या करें, 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुझे हुए चूने के साथ 1000 लीटर में पानी के साथ छिड़का दें, ठीक है। अच्छा, सफ़ेदा रोग के बचाव के लिए क्या करेंगे, जो आपका सफ़ेदा रोग है उसके लिए 2 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया के साथ छिड़काव कर देंगे। सफ़ेदा के लिए क्या करेंगे, 2 किलोग्राम हमने क्या करा, फेरस सल्फेट लिया, 2 किलोग्राम फेरस सल्फेट लिया, इसको क्या करा, 20 किलोग्राम यूरिया के साथ छिड़का दिया मिला करके। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी लोग कमेंट भी कीजिए। बाकी अब अपनी तैयारी को जारी रखिए, इधर उधर के फालतू की बातों मत पड़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।